नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज मेरे खास मेहमान हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह। सर, स्वागत है आपका। सर, आपने चुनाव लड़ा महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, कश्मीर में, सब जगह आपकी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस है। दिल्ली में ऐसी क्या मजबूरी रही कि पार्टी को अपने नेताओं की जगह बाहर से किसी नेता को लाना पड़ा? देखिए, इसमें मजबूरी का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार समाज के विविध क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है, साफ छवि है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे नेताओं को प्लेटफॉर्म दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है। कई ऐसे सीरीज ऑफ नेता मैं आपको गिना, सुनिए तो, मैं सीरीज ऑफ लीडर्स ऐसे गिना सकता हूँ। सीएम बनाना, मंत्री बनाना, सांसद बनाना या विधायक बनाना या राज्य सरकार में मंत्री बनाना, ये चुनाव पर निर्भर करता है। इसमें कोई इस तरह की बात जो आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मजबूरी थी, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास सिंपल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी को और प्रयास कर रहा है और इसमें निश्चित रूप से किरण जी की जो छवि है, एक करप्शन और क्राइम के खिलाफ लड़ाई करने की, उसका फायदा है और इसमें मुझे कोई ऐसी नीनैतिक बात नहीं लगती कि बाहर से अगर विश्लेषण किया जाए, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो ये माना जाएगा कि आपने अपने छात्रों को देखा और बोला कि हमारे में से कोई योग्य है नहीं, बाहर की एक छात्रा है, वो बड़ी होनहार है, उसको लाओ। देखिए, इस तरह से जुमलों में इस तरह की गंभीर बात को उलझाना ठीक नहीं होगा। हमारे काफी नेता आज दिल्ली में से मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं और दिल्ली के अंदर भी जो नेता है उनको, उनके पास संगठन का जिम्मा है। चुनाव कोई किरण जी अकेली नहीं लड़ रही है, मंत्रिमंडल कोई किरण जी का अकेले का नहीं बनने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही बनने वाला है। मगर इसको लीडरशिप की क्राइसिस ये नाते प्रचारित करना, मुझे लगता है मीडिया के लिए हमारे खिलाफ के मुद्दों की बैंक्रप्सी है। भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के पास हर स्तर पर काम कर सके ऐसे सबसे अच्छे नेता उपलब्ध हैं। इस फैसले से दिल्ली चुनाव में खलबली मची है और सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो आप ही की पार्टी पर पड़ा है। अगर हम कैमरे से इर्द लोगों से बातचीत करते हैं बीजेपी के, वो हमें बताते हैं कि हमें दशक हो गए जूते घिसते घिसते, जब चुनाव की बारी आई तो बाहर से किसी को लेके, उनको बड़ा बुरा लगा आपका फैसला। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, राजनीतिक पार्टी में और खास कर जिसका आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, ऐसी पार्टी में कभी इस तरह के भाव छिपे नहीं रहते, सरफेस पर आ ही जाते हैं। आज पर्चा वापिस करने की तिथि के बाद एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बागी प्रत्याशी नाते खड़ा नहीं है और टॉप टू बॉटम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एक मुश्त होकर काम। 19 आपके मंत्री, अरुण जेटली खुद ऐसे वक्त पे जब उन्हें बजट पे काम करना होना चाहिए, अपना मंत्रालय छोड़कर बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठे हैं। आपके तमाम पदाधिकारी, ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने पूरी फौज उतार दी है दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। मगर इसमें अजूबा क्या है? नहीं, इतने छोटे राज्य में इतनी बड़ी फौज की जरूरत? हम हर चुनाव में करते हैं, हर चुनाव हम सबसे अच्छे मार्जिन से, सबसे अच्छे अंकों से जीतना चाहते हैं। जीत का बढ़त लंबा हो, वो भारतीय जनता पार्टी के हित में। ऐसा नहीं लग रहा कि एक तरफ इतनी बड़ी एक विशाल सेना और दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी? देखिए, मीडिया के परसेप्शन के लिए मैं मेरी रणनीति नहीं बदल सकता। मैं इतना ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बताई है उसके हिसाब से आप समझ कर चलेगा और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से चुनाव जीत के बाहर आएगी। पर अगर अखबार उठ के कोई सुबह पढ़े तो उसमें खबरें आ रही हैं कि अमित शाह नाराज हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को लगाई फटकार। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बेदी को लाने पर जो सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसके लिए आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि और लोग आके मदद करें। देखिए, खबरों में कुछ सच्चाई? देखिए राहुल जी, हम अगर खबर पढ़कर हमारी राजनीति आगे बढ़ाते तो 2002 में ही घर पे बैठ जाते। 2002, 2007, 2012, 2014 हर बार मीडिया को गलत सिद्ध करने का काम देश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और इस बार भी अगर आप कहते यही आपका आकलन है
नहीं, मैं नहीं कह रहा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आपका आकलन आप बता रहे हैं, इसीलिए तो सवाल पैदा होता है। अगर आप कन्विंस नहीं है तो क्यों सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं अगर क्योंकि आप पहली दफा सुनिए तो, आप अगर कन्विंस नहीं है ऐसी चीज क्यों पूछ रहे हैं? मैं बताता हूं आपको, रोचक बनाने के लिए नहीं, कार्यक्रम को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये मान्यता है तो ये मान्यता 10 तारीख को गलत पड़ेगा, और प्लीज एंकरिंग करते वक्त बता दीजिएगा कि आप गलत पढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी सच पढ़े। ये जो अब शाजिया इल्मी को लाए, विनोद बिन्नी को लाए, कृष्णा तीरथ को लाए, ये आपका एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने ऐसा ही किया, हरियाणा में भी आपने ऐसा ही किया, कांग्रेस में पकड़। अमित शाह को बाहर से नेता लाने का शौक। अरे मैं तो राहुल कंवल को भी ले आऊं अगर आना है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, फंसा देंगे आप भारतीय मुझे। जनता सब पार्टी बोले। में, भारतीय जनता पार्टी में हर अच्छे व्यक्ति का जो मेरी विचारधारा का समर्थन करता है उसका स्वागत है, और हम पार्टी को एक्सपांड करने में मानते हैं। फैमिली प्लानिंग पार्टी के एक्सपेंशन में नहीं सर, पर ये वो सरकार का एजेंडा है। पर ये वो लोग हैं जो दशकों से आपको कोसते आए, गांधी परिवार के एकदम नजदीक, दशकों से भाजपा को, मोदी जी को कोसते आए। आपको मंजूर है? भूल गए? हमारा हृदय बड़ा है, उन्होंने सोचना है कि वो क्या कहते और कहाँ है, मुझे नहीं सोचना है। हमारा मन बड़ा है, हम आप भी कोसते हैं तो भी स्पिरिट से लेते हैं। राजनीति में हमारे सामने चुनाव लड़ने वाले लोग भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई इस बात को कहते हैं तो हम उसको एक स्पिरिट से लेते हैं। बाहर से जब आप किरण बेदी को ही खुद लाए, अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चलता। कुछ तो चल रहा था। अब इतने मासूम बनने मैंने का बात पूरी पे। कहा मासूम बनने का सवाल नहीं क्या भैया। स्ट्रेटेजी थी? काफी लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते, यूपी में भी जुड़े थे, महाराष्ट्र में भी जुड़े हैं, हरियाणा में भी जुड़े हैं। क्या आपको केजरीवाल का तोड़ चाहिए था? केजरीवाल का कोई तोड़ करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात राहुल जी मानकर चलिएगा कि केजरीवाल आज एक्सपोज हो चुके हैं। कैसे? आपने बार बार कह मैं बताता हूं कैसे। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा था हम कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, उन्होंने लिया। उन्होंने कहा था सरकार बनने के बाद 3 ही दिन में हम शीला दीक्षित पर FIR करेंगे, उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा था हर सप्ताह में मुख्यमंत्री लोक दरबार करेगा, लोक संपर्क करेगा, सचिवालय में करेगा, एक ही बार कर कर बंद कर दिया और अब करने का नाम नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हम परमानेंट कर्मचारी का दर्जा देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हम ये जो इरेगुलर कॉलोनीज, अनऑथराइज कॉलोनी है, उनको रेगुलराइज करेंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल तक सरकार चलाऊंगा, 49 दिन में वो चले गए। उन्होंने कहा बाद में वो सीधे मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए चले गए। काशी गए, वहां कहा हारूंगा या जीतूंगा, काशी की सेवा करूंगा। हारने के बाद एक भी दिन वो नहीं गए, फिर से यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए आ गए। उनकी पार्टी के वरिष्ठ स्थापक सदस्य ही कहते हैं कि उन्होंने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज किए। मुझे तो कोई और बाहर से सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी से वो किनारा नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ यूटर्न्स की सूची तो आपकी भी है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, जो कि चीन में हमारी हार हुई चीन के साथ 1962 की लड़ाई में, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जेटली जी आपका बयान था। अब जब आप लोग सरकार बना लिए, आपने कहा कि नहीं हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। आधार पे आपने कहा कि जो मनमोहन सिंह कर रहे हैं, नंदन निलेकनी कर रहे हैं, अब आप आधार के सबसे बड़े मेरी बात सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड यूटर्न आप गिना रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। मैं इनके जो यूटर्न गिना रहा हूं यूटर्न नहीं, मॉरल यूटर्न है। इनकी मॉरल राजनीति का उनका दावा है, इनका मॉरल यूटर्न है। आपका नहीं है? नहीं, हमारा मॉरल यूटर्न नहीं है, कभी किसी भी बात पर नहीं है। ना करप्शन के लिए है, ना कोई और बात पर है। हमने कभी मॉरल यूटर्न नहीं लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव विपक्ष में बैठकर एक बात को देखते हैं, पूरी डिटेल हमारे पास होती नहीं है, तब देखते हैं कि ये क्या बात हुई। सुनिए, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पर सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी इस बिल को रद्द कर देंगे। अब मोदी जी बड़े गर्व से कह रहे हैं रद्द कर देंगे, ऐसा नहीं कहा। मैं आपको एग्जैक्ट बयान पढ़ के सुना, मुरली मनोहर जोशी का बयान, मगर अगर बीजेपी की सरकार आती है हम खत्म कर देंगे इस बिल को। छोड़िए बयान। हमने न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल के अंदर राज्यसभा में हमने जो अमेंडमेंट किए थे वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमने समर्थन किया था। बयान छोड़िए ना, ये तो राज्यसभा का रिकॉर्ड है, तभी तो जाकर बिल पास हुआ था। आधार, जिसको आप पहले कोसते थे, आधार में हमारा एक ही मुद्दा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए
इसके आधार पर नागरिक न बन पाए, इसकी चिंता कर लिए। आधार के मूल विचार पर कभी हमने गुस्सा नहीं था, क्योंकि पहले तो बहुत आपत्ति जताई। मगर उसके कंटेंट देखिए ना, आपत्ति किस चीज पर थी। मैं उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने ही पत्र लिखा था देश के गृह मंत्री को, मैंने ही पत्र लिखा था विरोध का, मगर हमारा कंटेंट नहीं था कि आज एक पंचायत का सरपंच अगर सर्टिफाइड करता है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया इसके आधार पर अगर देश का नागरिक बनता है, इसकी रोकथाम हो गई। हमारा आधार से कोई मूलतः तत्वतः मतभेद नहीं। सर, किरण बेदी जी का मैंने पहले दिन इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि वो खुली बहस के लिए तैयार है केजरीवाल के साथ, डरेंगी नहीं, भिड़ेंगी, 1-on-1 बहस होनी चाहिए। अगले दिन सुबह उन्होंने बयान दिया कि मैं बहस के लिए तैयार नहीं, कि सिर्फ विधानसभा में बहस होगी। क्या हुआ पर्दे के पीछे कि 12 घंटे के अंदर किरण बेदी जी की राय बदल गई? मेरी बात नहीं हुई इस बारे में किरण जी से। आपकी नहीं हुई? मेरी बात नहीं हुई। नहीं तो फिर क्यों नहीं बीजेपी बहस करना चाहती अरविंद केजरीवाल और अजय माकन के साथ? आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से लोकतंत्र बढ़ रहा है, चीफ मिनिस्टर्स के बीच में एक बहस होनी चाहिए? भाई, हमने तो आज 5 सवाल पूछे मेरी पार्टी की ओर से, कल भी 5 पूछेंगे, परसों भी 5 पूछेंगे। पहले इनके तो जवाब दे ले, बहस अपने आप हो जाएगी। 1-on-1 कि एक तरफ किरण बेदी आपकी सीएम कैंडिडेट, दूसरी तरफ केजरीवाल, तीसरी तरफ अजय माकन, जनता पूछे, दिल्ली की जनता इन तीनों से पूछे। इस तरह के कैओटिक सिचुएशन में जनता निर्णय नहीं कर सकती। दोनों ओर से जो समर्थक आएंगे और कैओटिक सिचुएशन होती है, डेमोक्रेसी के अंदर बहस डिसिप्लिन तरीके से संवैधानिक फोरम में होनी चाहिए और मीडिया के सामने होनी चाहिए। आज मेरी पार्टी ने 5 सवाल केजरीवाल जी को पूछे हैं, उन्होंने जवाब देना चाहिए। वो चाहे तो हमें भी सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं 50 सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, आए तो सही किरण बेदी। जनता को ये लग रहा है, मगर किरण बेदी क्यों आए? सीएम कैंडिडेट केजरीवाल का जवाब किसने देना है, मेरी पार्टी तय करेगी। भाई, हमने सवाल पूछा है, केजरीवाल न दे, उनका कोई और बंदा दे। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी डर गई बहस से? बहस से डरने जैसा बीजेपी के पास कुछ नहीं। आप ही कर रहे हैं ना, आप थोड़ी ना केजरीवाल से कम है। पूछिए। दिल्ली में अगर एजेंडे की बात करें, क्योंकि शख्सियतों की बात हो रही है, बार बार उन्हीं की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द आके चुनाव खड़ा हो जाता है। अगर आपके एजेंडे को देखें, आप बिजली की कीमत, पानी की कीमत कम करने की बात करते हैं, लोग कहते हैं ये तो पिछली दफा केजरीवाल ने भी कहा था। क्या केजरीवाल इस इलेक्शन का एजेंडा सेट कर रहा है और उसको देखते हुए अमित शाह अपनी रणनीति बना रहे हैं? नहीं, हमने गत चुनाव में भी बिजली की कीमत कम करने का वादा किया था। आपने ठीक से पढ़ा नहीं? हमने पढ़ा, लेकिन मैं कह रहा हूं गत चुनाव में भी किया। जिस तरीके से केजरीवाल ने इसको एजेंडा बनाया। आपको केजरीवाल फोबिया हुआ है? मुझे कोई फोबिया हो गया नहीं है। मेरी बात मानिए, हुआ है। वो हमसे बहुत डरते हैं। नहीं, वो हमसे बहुत डरते हैं। मेरी बात मानिए ना। वो तो हमें इंटरव्यू भी नहीं देते, वो तो बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि हम उन्हें फेल कर देंगे। हाँ, पूछिए, बोलिए। हो गया जी। आपको केजरीवाल फोबिया हुआ है। ये बिजली का दाम कम करना, सस्ती बिजली देना, सस्ता पानी देना लास्ट टाइम भी हमारे एजेंडा में था और इसी एजेंडा को मानते हुए केजरीवाल की पार्टी से हमारी सीटें भी ज्यादा आई थी और वोट भी ज्यादा प्राप्त हुए। जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो तो या तो कांटे की लड़ाई दिखा रहे हैं या केजरीवाल को थोड़ा आगे। भैया, आपका काम है लोगों को पूछताछ करना, नेताओं से पूछताछ करना। मेरा काम है जनता से बातचीत करना, जनता को पहचानना, उसकी नब्ज जानना। कोई ओपिनियन पोल यूपी में 73 सीट आती थी, बताता आपको भी नहीं पता था? मैंने तो आपसे बात की थी वाराणसी में, रिजल्ट से पहले आप 50-55 बोल रहे थे। मैंने ऐसा कहा था कि अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। मैं आंकड़ा इसलिए बोलना नहीं चाहता था क्योंकि हमारी पार्टी के काफी लोगों की सहमति नहीं थी इससे। क्या आपको इस बात की चिंता है कि अगर केजरीवाल कहीं मुख्यमंत्री बन गया तो फिर ये जो अंबानी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ इसका जो पूरा कैंपेन था वो शुरू हो जाएगा और केंद्र सरकार के जरिए मोदी जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैंपेन कुछ हद तक डीरेल हो सकता है? कभी किसी नेता के खिलाफ, कभी किसी उद्योगपति के खिलाफ एफआईआर हो जाए, क्या वो चिंता भी आपके? राहुल जी, आप कितना स्टडी करते हैं? दिल्ली बहुत तैयारी करके आए हैं। एक किसी नेता का दिल्ली में कोई बड़ा यूनिट है क्या? कैसे एफआईआर हो सकती है? नहीं, एंटी करप्शन यूनिट तो है, एक दफा की तो थी पिछली दफा। वो बिल्कुल इलीगल एफआईआर है। हाँ। आप मानकर चलिए वोट हथियाने के लिए किया हुआ है, खतकंडा है। क्या हुआ उस एफआईआर का? वो तो सरकार चली गई। अगर 49 दिन की जगह उनकी भी होती, कुछ नहीं होता। एफआईआर तो कोर्ट के सामने होती है। केजरीवाल कोर्ट चलाएंगे क्या? आप ऐसा मानते हैं कि सरकारें कोर्ट चलाती हैं? बतौर राजनीतिक प्रतिद्वंदी आप केजरीवाल को कैसे आंकते हैं? देखिए, आपने बड़े लोगों से मैं आपको एक बात बता दूं कि उनका राजनीति करने का आधार आरोप लगाना, झूठे वादे करना
और झूठ बोलने पर आधारित है। झूठ के पैर नहीं होते, इससे लोग लंबे समय तक प्रभावित नहीं होते, आश्चर्यचकित नहीं होते। आपने अपनी बात रखी, अब हम फैसला दिल्ली के वोटर पर छोड़ते हैं। फैसला हो चुका है राहुल जी, हो चुका है फैसला, हो चुका है। 7 तारीख को होने दीजिए। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक अपील करना चाहता हूँ कि आपका चैनल हमारे 5 सवालों का जवाब हर रोज जो पूछे जाएंगे उसका जवाब जरा लाकर दिल्ली की जनता हम तो केजरीवाल से पूछेंगे। जिस तरीके से हमने बेबाकी से आपसे सवाल पूछे जी, वही सवाल हम केजरीवाल और उनकी पार्टी से भी पूछेंगे कि भाई ये सवाल जो किए जा रहे हैं उसके जवाब देने चाहिए। राजनीति के अंदर कोई पार्टी अगर पब्लिक डोमेन में एक सवाल खड़ा करती तो इसका जवाब देना। तो अगर वो आपसे सवाल पूछे तो आप भी जवाब जी देंगे? निश्चित देंगे। पब्लिक जवाब देंगे? जी निश्चित देंगे। आप भी चैलेंज करें एक अलग किस्म की डिबेट, फेस टू फेस नहीं, लेकिन अलग किस्म की डिबेट। आमतौर पर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि जवाब नहीं मिल रहा है। पहली बार आपको जवाब नहीं मिल रहा है? आप हमको नहीं, कोई भी पार्टी आरोप करे तो दूसरी पार्टी जवाब देती ही है, मगर पहली बार यह है कि उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि जवाब नहीं है। जवाब नहीं है आप कह रहे हैं जी। जनता को तय करना है कि किसके पास जवाब है, किसके पास नहीं। अमित शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमित शाह से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।